नमस्कार दोस्तों, चौहान सर के ऐतिहासिक खंड में आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक खंड का एक मुद्दा और आपके लिए लेके आए हैं। अक्सर आप देखते होंगे देश में एक विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या भारत की आजादी 99 वर्ष के लीज पे है। अब जिसे जो समझ में आता है वो इसे अपनी तरह से डिफाइन करता है। एक समय बीच में खबर आ रही थी, बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता ने ये लोगों को बताया, अपने वीडियो के माध्यम से संदेश दिया कि भारत की आजादी जो है पूरी तरह से भारत आजाद नहीं है, मात्र 99 साल के लिए दिया गया है। तो आज हम इस पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं और वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आप खुद निष्कर्ष निकाल लोगे कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है। हम सारे तथ्य आपके सामने रख देंगे क्योंकि इतिहास में छुपे हुए कुछ मुद्दों को आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो सके। पढ़ने वाले विद्यार्थी और जो ऐसे व्यक्ति है जो समाज में रह रहे हैं, उनके भी लिए ये विषय बहुत जरूरी है। देखिएगा कि भारत की आजादी को लेकर के कई चर्चाएं होती है। हमने स्लाइड पे सब चीज को दिखाया है। देखिएगा, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हम 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि भारत वास्तविक में जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। ऐसी बातों को लेकर चला जाता है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह जो आजादी मिली थी ना, ये डोमिनियन स्टेट के रूप में मिला था और भारत का जो शासन हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून था 1935 का एक्ट, उसके जरिए हो रहा था। इसलिए हम इसे पूर्ण रूप से आजादी न मान करके हम ये बोलेंगे कि जब भारत का असल कानून संविधान बना और जब से संविधान की शुरुआत हुई और एक डोमिनियन स्टेट का अंत हुआ तो 26 जनवरी 1950 से वास्तव में भारत आजाद हुआ। ये दूसरे तबके के लोगों का कहना है। लेकिन एक तबका और है जो ये बोलती है भारत की आजादी लीज पे है, यानी भारत अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आप तीनों में से किस चीज को लेकर चलते हो अभी माइंड में अपना क्लियर कर लो। वीडियो के अंत तक हम पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे कि भारतीय संविधान इसके विषय में क्या बोलता है। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं, अभी दो लोगों का पिक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पिक है लॉर्ड माउंटबेटन की। आप जानते हैं भारत में वायसराय रहे हैं, वायसराय का इन्होंने काम किया है, हम चर्चा करेंगे। और एक पिक आपको दिख रहा है एटली साहब, ये पीएम थे ब्रिटेन के 1946 में जब वहां पे इलेक्शन हुआ था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी और जिसके पीएम चर्चिल थे, उनको हरा करके लेबर पार्टी के एटली साहब ब्रिटिश के पीएम बने और इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम 1948 जून के आसपास भारत को छोड़ करके, भारत को आजाद करके हम वहां से चले जाएंगे। इन्होंने एक डेडिकेशन, एक डेडलाइन दे दिया था। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने बोल दिया कि 1948 तक हम चले जाएंगे, लेकिन भारत में जो स्थिति बनी हुई थी 1946 से लेकर के संविधान सभा का निर्माण हुआ, यहां कई पार्टियां स्वार्थ के लिए भी लड़ रही थी। जैसे एक पार्टी थी, जिन्ना साहब की पार्टी थी, मुस्लिम लीग। उनका कहना था कि भारत को दो खंडों में विभाजित किया जाए, एक मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण हो जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो विवाद चल रहा था और इधर कांग्रेस संपूर्ण भारत को लेकर के एक देश का निर्माण करना चाहती थी संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पे। भारत का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा था, आज भी बड़ा है। इस कालखंड में काफी चीजें हुई, पूरे देश में विद्रोह शुरू हो चुके थे, दंगा शुरू हो चुके थे। इस बीच में जो भारत के एक व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, जिन्हें कई लोग आज अपशब्द भी कह देते हैं, उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया था माउंटबेटन के पास कि आप यहां से निकलो, हम सब कुछ अपना देख लेंगे। इस चीज पे बातें हो रही थी। तो हम थोड़ी सी यहां पे अगर चर्चा करें इनके विषय में, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, इनका खासा योगदान रहा भारत की आजादी में। और भारत के जो दो टुकड़े हुए उसमें भी इन्हीं की नीति के कारण दो टुकड़े हुए हैं, हम बात करेंगे। और एटली साहब जो पीएम बने थे, उनका भी खासा योगदान रहा क्योंकि भारत के लिए उन्होंने कानून पारित किया था। उसी कानून के आधार पे भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो देखिएगा, माउंटबेटन साहब के बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो माउंटबेटन
ऐसे व्यक्ति हैं, जब 1914 यानी जो पहला विश्व युद्ध की शुरुआत जब हुई थी, उस विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन साहब ने मित्र राष्ट्रों की सेना की अध्यक्षता की थी और काफी पॉपुलर व्यक्ति थे। साथ ही माउंटबेटन साहब जो हैं, ब्रिटेन के जो महाराज थे जॉर्ज पंचम, ये उनके चचेरे भाई थे। तो एटली साहब ने जॉर्ज पंचम को बोला कि आप माउंटबेटन जी को हमारे यहां भेजिए, इन्हें भारत भेजते हैं, जो काम बेवेल नहीं कर पा रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको देकर भेजेंगे? माउंटबेटन को। माउंटबेटन एक काले रंग की कार में ब्रिटिश पीएम इटली के पास पहुंचे। दोनों के बीच में चर्चा हुआ कि आपको भारत जाना है वाइसराय बन करके, और भारत का जो आजादी का, स्वतंत्रता का जो रास्ता है, किस प्रकार से आजाद करना है वो आपको देख लेना है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, भारत के दो भाग हो जाते हैं, हो जाने दीजिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भारत को आप कॉमनवेल्थ में शामिल रखिएगा साथ में। तो इनको एक टास्क दिया गया। हालांकि माउंटबेटन साहब इसके लिए राजी नहीं थे, बट लास्ट में अंततः राजी होते हैं ताकि भारत को सत्ता हस्तांतरित किया जा सके। और माउंटबेटन फिर भारत आते हैं वाइसराय बन करके, और इनके हाथ में बहुत कुछ था। जैसे ही भारत पहुंचते हैं, भारत में इनकी मुलाकात बारी बारी से भारत के उस समय के बड़े नेताओं से होती है। बड़े नेताओं में हम जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब की बात करें, दो नेता, इन्होंने बोला माउंटबेटन को कि सर आप एक काम करो, सबसे पहले हमें डोमिनियन स्टेट दो, हम अपना डोमिनियन स्टेट चलाएंगे, जब हमारा संविधान बन जाएगा हम संविधान को लागू करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, यही एक रास्ता है, यही एक विकल्प है। जिन्ना ने कहा कि सुनो भाई साहब, कि डोमिनियन स्टेट देना है, लेकिन दो डोमिनियन स्टेट बनने चाहिए, दो, एक पाकिस्तान और एक भारत। उत्तरी सीमा जो है, पश्चिमी सीमा जो प्रांत है, उधर काटकर एक बना दो, और एक हमारा बंगाल से सटा हुआ जो प्रांत है उसको बना दो। यह डोमिनियन स्टेट की बात इन्होंने की। इससे कम पे रेडी थे ही नहीं, और पूरा भारत इस समय दंगे की चपेट में था। जब माउंटबेटन गांधी जी से मिले, गांधी ने एक ही बात बोला, भारत खाली करो, यहां से जाओ, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। लेकिन समय ऐसा था, जो बंगाल है और जो पंजाब का एरिया है, इधर पाकिस्तान की बात चल रही थी और इधर में भी पाकिस्तान की बात चल रही थी। अब जब मुस्लिम लीग को पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान राष्ट्र नहीं बनेगा, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पूरे भारत में जहां मुस्लिम बहुल इलाका था वहां पे दंगे भड़का दिए। और दंगा जब एक जगह भड़का, ये दंगे ने पूरे भारत को अपने आप में लपेट लिया। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई बंगाल में, पंजाब में, गांधी जी तो निकल गए बंगाल और पंजाब दंगा शांत कराने, लेकिन अगर इस स्थिति में दोनों को मिलाकर अगर चला जाए, डोमिनियन स्टेट ना देकर के एक खंड बनाया जाए, तो दंगे समाप्त ना होंगे, ऐसा माउंटबेटन को फील था। ये देश, गांधी जी की बात पे चलेंगे, देश को छोड़ के चले जाएंगे, तो भारत जैसे देश को, इस देश को चलाने के लिए अगर कोई शक्ति रेडी नहीं होगी तो भी इस देश की टूटने की स्थिति बन जाएगी। तो माउंटबेटन ने क्या किया, शिमला में बैठे वो, और शिमला में उनसे एक व्यक्ति हुसैन सोहरावर्दी मिले। उन्होंने इनको राय दिया कि आप एक काम करो कि भारत के प्रांत में हिंदू मुस्लिम अगर सहमत हो जाते हैं तो एक आपस में मिलकर के राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इनको ये प्लान अच्छा लगा। इस प्लान को हम डिक्की बड प्लान के नाम से जानते हैं, ये चीज है, या माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम जानते हैं। तो नेहरू ने जब प्लान को देखा तो नेहरू को बहुत गुस्सा आया। नेहरू ने यह कहा कि अगर इस बंगाल के हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे तो बोलेंगे मुझे एक प्रांत दो, एक देश दो, तो आप एक देश बना दोगे आपके प्लान के अनुसार। पंजाब के हिंदू मुस्लिम मिलकर बोलेंगे एक देश दो, तो आप एक देश दे दोगे। साउथ इंडिया के हिंदू मुस्लिम बोलेंगे एक देश दो, तो आप देश दे दोगे। उसी प्रकार कश्मीर के ऊपर में हिंदू मुस्लिम मिलकर बोलेंगे देश दो, तो देश दोगे। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो ना, भारत को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने जा रहे हो। तो माउंटबेटन को यह बात समझ में आया कि नेहरू क्या बोल रहे हैं। तुरंत माउंटबेटन ने इस प्लान को छोड़ा और वो समझ गया कि इस तरीके से भारत की आजादी नहीं हो पाएगी। अब माउंटबेटन ने जो बातें ब्रिटिश के पास भेजा, ब्रिटेन में भेजा, उस पे जो पीएम थे इटली ने एक बिल लाया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947। उस बिल में कुछ प्रावधान किए गए।
प्रावधान में पहला चीज था कि भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, ये प्रावधान था। और जिन प्रांतों को, रजवाड़े को जिसमें मिलना है उसमें मिल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। और जब तक ये दोनों अपना वैकल्पिक कानून की व्यवस्था नहीं कर लेते, ये 1935 एक्ट के तहत ही इनका शासन चलेगा। और दोनों का प्रधान जो होगा, वायसराय जो होगा, कोई ब्रिटिश का व्यक्ति होगा। इसी क्रम में भारत का ब्रिटिश का जो व्यक्ति है माउंटबेटन ही भारत का वायसराय बने, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि माउंटबेटन वायसराय बने ताकि जो देशी रजवाड़े हैं उनको भारत में सम्मिलित करने में ये सहायता कर सके। ऐसी सोच नेहरू जी की थी और इसी सोच पे वो बने। अब देखिए, जो बिल पास हुआ स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें खासा रोल निभाने वाले व्यक्ति का नाम है बीपी मेनन साहब। बीपी मेनन ने ही माउंटबेटन को सलाह दिया कि 2 डोमिनियन स्टेट बना दीजिए और संविधान बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था करके रखिए। ये बातें दिया था। इसी बात पे, सलाह पे माउंटबेटन ने अपना काम कर लिया। यहां तक तो चलिए ठीक है। अब डोमिनियन स्टेट की बात हो गई। डोमिनियन स्टेट, भारत के लोग शासन करेंगे, भारत के लोग यहाँ का काम करेंगे और इसके ऊपर से एक वायसराय होगा जो ब्रिटिश का होगा, जो इस देख रेख में सारे काम होंगे। ये बातें थी, यानी अभी तक पूर्ण आजादी न मान के चले, ये भी बातें हो सकती है। तो स्वतंत्रता अधिनियम में ये सारी चीजें आ गई थी। दोनों अपना संविधान का निर्माण करेंगे, डोमिनियन राष्ट्र होगा। 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में रहा भी। आगे देखते हैं, मूल जमीन से उपजा संवैधानिक मूल्य, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, लीज की बातें, कि भारत पूरी तरीके से आजाद नहीं है। तो इस पे अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भारत आजाद है या नहीं है। देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया तो उसमें कई धारा थे। धारा 8 यह कहता है कि जो संविधान का निर्माण किया जाएगा अंततः उस पे गवर्नर का साइन होगा। ये बात कहा गया था फाइनल संविधान पे। और आपको एक चीज पता होगा, भारत के संविधान पे जो सिग्नेचर किए गए हैं वो भारतीय संविधान सभा के सभी मेंबर का साइन है, न कि ब्रिटिश के वायसराय का साइन है। ये कैसे हो गया? ये इस प्रकार हुआ कि भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, कानून के ज्ञाता थे, इन्होंने इसमें आर्टिकल 395 को डाला और इसके तहत स्वतंत्रता अधिनियम को अमान्य कर दिया गया कि भारत की आजादी का जो बिल आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया है, हमारा 395 आर्टिकल यह कहता है कि वो कानून हम नहीं मानते, वो अमान्य है। हम आजाद हुए हैं, आपने हमें आजादी नहीं दी, हम आजादी लिए हैं। अब ये क्लियर कर दिया। और धारा 8 को अगर हम जोड़ देते हैं और गवर्नर का साइन हो जाता तो फिर तो ये आजादी हमने लिया था और हमने डोमिनियन स्टेट लिया था, इस तरह की बातें हो जाती। तो भारतीय जो कानून निर्माता हैं उन्होंने क्लियर कॉन्सेप्ट डाल दिया, 395 के तहत ब्रिटिश को की धज्जियां उड़ा दी। अब इस जगह पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा कि भारत की आजादी लीज पे है, क्योंकि अगर आप यहां पे भारत की आजादी को लीज पे बोलेंगे तो कहां से दिखाई दे रहा कि भारत की आजादी लीज पे है। अगर कुछ लोग बात करते हैं कि भारत की आजादी लीज पे है, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो सारा का सारा बात आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर हम 395 को नहीं डालते तो हमें ब्रिटिश आजादी देती। हमने 395 को डाला, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट की बातों को खारिज कर दिया और हमने अपनी आजादी खुद रखी। हम आजाद हैं, पूर्ण रूप से आजाद हैं। किसी प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, संसद का कंट्रोल हमारे संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले लोग पढ़े लिखे थे, समझदार लोग थे। उन्हें भविष्य का पता था कि क्या क्या बातें उठ सकती हैं, उसी अनुसार से इन्होंने इसको बनाया। तो ये इतिहास का एक पल है जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत शानदार तरीके से काम किया। और अगर इस पे और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो हम एक वीडियो और लाएंगे आगे आपके लिए। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।